नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपडेट में। आज हम चर्चा करेंगे 15 से 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स को। तो ये पूरी श्रृंखला आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो किन किन विषयों पे हम चर्चा करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक, फिर कोई बीमारी स्थानिक कब घोषित की जाती है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, क्या है यात्रा बुलबुला, अफगानिस्तान का शक्ति विभाजन समझौता, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग और आखिरी में बाघों की निगरानी तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। तो इन 7 विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक। तो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक हुई। वैसे तो ये बैठक जिनेवा में हुआ करती है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेना पड़ा। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में क्या होता है। तो सबसे पहले ये प्रत्येक वर्ष होने वाली बैठक है और इस बैठक में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्री सम्मिलित होते हैं। इस बैठक में विगत वर्ष में की गई गतिविधियों और घटनाओं की समीक्षा की जाती है। जो सदस्य देश हैं वो अपने अपने देश में उभरने वाली स्वास्थ्यगत सीमाओं के बारे में एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। तो वो एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के देशों में स्वास्थ्यगत की जो सीमाएं हैं उनके बारे में जानकारी जानते हैं। अंत में एक मंत्री स्तरीय बयान जारी होता है जिसमें बैठक में हुई चर्चा के विषय में संक्षिप्त विवरण किया जाता है और आगामी वर्ष में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाने हैं उनके बारे में चर्चा होती है और इसी बैठक में अगली बैठक की थीम भी निर्धारित की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार राष्ट्रमंडल क्या है। तो पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से ज्ञात वर्तमान राष्ट्रमंडल 53 देशों का संगठन है। तो ये 53 देशों का संगठन है जो मुख्य रूप से कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहते थे। तो ये वो देश है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो कितने हैं इसमें देश? करीबन 53 देश है। अब ब्रिटेन के जितने भी देश उपनिवेश रहे हैं वो सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा के तहत हुई थी। अब राष्ट्रमंडल देश स्वतंत्र एवं समान माने जाते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ II है। वैसे तो ये देश एक दूसरे से कानूनी रूप से उत्तरदायी अथवा बंधे हुए नहीं है। तो ये एक दूसरे से कानूनी रूप से बंधे हुए नहीं है। इन देशों को जो तत्व जोड़ती है वो है भाषा, इतिहास, संस्कृति, प्रजातंत्र, मानव अधिकार। तो ऐसी जो चीजें हैं वो इन देशों को जोड़ती है। हर चौथे वर्ष राष्ट्रमंडल खेलकूद का आयोजन किया जाता है और ये हमने पढ़ लिया कि ब्रिटेन के उपनिवेश रहे सभी देश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो ये था राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक के बारे में। जो अगला समाचार है वो है कोई बीमारी स्थानिक कब घोषित की जाती है। स्थानिक मतलब एंडेमिक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि शायद नया कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं हो और संभवतः HIV की तरह इसका अस्तित्व हमेशा के लिए बना रह सकता है, अर्थात ये स्थानिक हो सकता है। तो WHO ने कहा कि कोरोना वायरस भी स्थानिक बीमारी ही बन सकती है। अब स्थानिक एंडेमिक यानी स्थानिक रोग क्या है? अब ये एक ऐसा प्रकोप है जो एक निश्चित क्षेत्र या जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो एक निश्चित क्षेत्र या जनसंख्या को प्रभावित करता है। ये एक स्थिर रोग हो जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में सदैव बना रहता है। तो क्या याद रखने वाली चीज है कि ये सदैव बना रहता है किसी विशेष क्षेत्र में जो निश्चित हो। अब जैसे उदाहरण है चिकन पॉक्स।
जो एक स्थानिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। तो चिकन पॉक्स एक स्थानिक रोग है। फिर आता है आखिर महामारी क्या है। तो महामारी शब्द का प्रयोग उन संक्रमणकारी बीमारियों के लिए किया जाता है जो बेहद तेजी से कई देशों में एक साथ लोगों के बीच संपर्क में आने से फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस। तो जैसे जैसे लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे वैसे ये बीमारी फैलती जाएगी। अब इससे पहले, ये कोरोना वायरस से पहले 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था और विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू की वजह से कई लाख लोग मारे गए। तो कई लाख लोगों की मौत हो गई थी स्वाइन फ्लू के कारण। अब महामारी होने की अधिक संभावना कब होती है? सबसे पहले जब वायरस बिल्कुल नया हो, जैसे कि कोरोना वायरस, आसानी से लोगों में संक्रमित हो रहा हो, बहुत ही आसानी से लोगों को में संक्रमित हो ये। और तीसरा, लोगों के बीच संपर्क से प्रभावी और निरंतरता से फैल रहा हो, तो बहुत ही तेजी से ये लोगों के बीच फैल रहा हो। और कोरोना वायरस इन सभी पैमानों को पूरा करता है, इसलिए वो एक महामारी है। फिर है एपिडेमिक या पेंडेमिक में क्या अंतर है? तो कभी कभी WHO किसी बीमारी को एपिडेमिक या तो कभी पेंडेमिक घोषित करता है। अब कोई बीमारी निश्चित दायरे या सीमा में रहे तो वो एपिडेमिक होती है। जैसे 2014-15 में पश्चिमी अफ्रीका में फैले इबोला को पेंडेमिक घोषित किया था। ठीक है, एपिडेमिक घोषित किया था। फिर आता है पैंडेमिक। तो जब कोई बीमारी दूसरे देशों में दाखिल होने लगे और उसके फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ता जाए तब वो पैंडेमिक हो जाते हैं। यानी पैन वर्ड यूज किया जा रहा है, जिसका मतलब वो बहुत तेजी से पूरे देश, सारे देश में फैलती जा रही हो। अब किसी महामारी की घोषणा कब की जाती है? किसी बीमारी के महामारी होने की घोषणा उसके कारण होने वाली मौतों और पीड़ितों की संख्या पर निर्भर करता है। 2003 में सार्स कोरोना वायरस सामने आया था, उससे 26 देश प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद उसे महामारी घोषित नहीं किया गया था। तो किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का जो निर्णय होता है आखिरकार वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब 2009 में आखिरी बार स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था क्योंकि इससे कई लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस स्वाइन फ्लू के चलते करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, और इसी तरह कोरोना वायरस से भी कई लाख लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसकी वजह से इसे एक महामारी घोषित किया गया है। तो ये था कि किसी बीमारी को स्थानिक कब घोषित किया जाता है। अगला समाचार है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक यानी कि 9,977 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। तो अभी क्या हुआ कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ने जो कैदी हैं, तो विचाराधीन कैदी हैं, उनको रिहा कर दिया गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जब लोग एक साथ इकट्ठा बंद होते हैं किसी जगह में तो जो कोरोना वायरस है उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसके चलते जो जेल है उनकी भीड़ कम की गई और कैदियों को रिहा किया गया। तो ये बताया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने। तो पिछले 1.5 महीने में कुछ 42,259 विचाराधीन कैदियों को देश भर के जेलों से रिहा किया गया है। विदित होता है कि क्षमता से अधिक भीड़ भरे जेलों में कोरोना वायरस फैलने का खतरा अधिक होता है, जिसके मद्देनजर कैदियों को रिहा करने का निश्चय लिया गया। अब सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र से कैदी रिहा हुए वो है उत्तर प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है तमिलनाडु, और ऐसे आप देख सकते हैं कई स्टेट्स ने अपने कैदी रिहा के। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि सबसे ज्यादा कैदी जहां से रिहा हुए वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और फिर है तमिलनाडु। कैदियों को अंतरिम जमानत या पेरोल पे रिहा किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
क्या है, जिसे कहते हैं नालसा, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब इस प्राधिकरण को 1987 में इसका संगठन हुआ था और इसको समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसको संगठित किया गया था। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत इसके बारे में कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22A। अब इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक आधिकारिक समाचार पत्र भी है जिसे न्यायदीप कहा जाता है। अब नालसा के कार्य क्या क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना, यानी कि फ्री जस्टिस प्रोवाइड करना। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दिशा निर्देश निर्गत करता है। तो ये था नालसा के बारे में। ये याद रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के चलते अलग अलग देशों ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, उनमें से ये एक है कि भारत ने क्या किया, उसने जो अपने कैदी थे, जो विचाराधीन कैदी थे, उनको रिहा किया गया ताकि कोविड-19 ये और ना फैले। अब अगला समाचार है, क्या है यात्रा बुलबुला। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है जिसे बाल्टिक क्षेत्र के देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने बनाया है। तो कौन से देश है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है बाल्टिक क्षेत्र के देश हैं। ये उन देशों ने बनाया है जहां कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी सफलता मिली है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये यात्रा बुलबुला यानी कि ट्रैवल बबल ये कैसे काम करेगा। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देशों के निवासी अब ये एक दूसरे के देश में जा सकते हैं बिना क्वारंटीन के, और ये रेल, हवाई जहाज और समुद्री यात्रा कर सकते हैं। और अगर दूसरे देश से आने वाले लोग हैं तो उनको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब कुछ शर्तें भी हैं इसमें। तो पिछले 14 दिन में बाहर जो नहीं गया हो वही आ सकता है, या जो कोविड-19 से संक्रमित ना हुआ हो वो या आ सकता है, या कोई भी व्यक्ति किसी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी ना आया हो वो आ सकता है इनके देशों में। तो ये कुछ शर्तें हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो जिन देशों में कोविड-19 पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त हो चुका है वैसे देश चाहे तो किसी तरह की बबल योजना चलाकर अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। तो वो चाहे तो, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 पर नियंत्रण पा लिया, तो अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी में ला सकते हैं। विदित होता है कि वैश्विक जीडीपी का 35% इन्हीं देशों से आता है। तो वैश्विक जीडीपी का 35% इन्हीं देशों से आता है, तो इसलिए ये अपनी अर्थव्यवस्था चलाए रखे, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था यात्रा बबल। ये किस लिए है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है बाल्टिक क्षेत्र के देश यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है अफगानिस्तान का शक्ति विभाजन समझौता। तो अभी हाल ही में राजनीति अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला ने शक्ति विभाजन का समझौता कर लिया है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये शक्ति समझौता ये क्यों आया, यहां तक इस तक कैसे पहुंचे। तो पिछले सितंबर में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में चुनाव हुए थे जिनमें गनी और अब्दुल्ला दोनों ने जीतने का दावा किया। तो दोनों ने बोला कि हम जीत गए हैं और दोनों ने अलग अलग उद्घाटन समारोह भी आयोजित कर लिए थे। अफगान चुनाव आयोग के अनुसार कम ही वोटों से सही, लेकिन अशरफ गनी चुनाव जीत गए थे, परंतु अब्दुल्ला का आरोप था कि चुनाव में कुछ धांधली हुई है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन दोनों के बीच में पशुपेक्ष चलता रहा। तो इस कारण अब दोनों एक शक्ति विभाजन समझौते पर आ गए हैं। अब इस समझौते की मुख्य बातें वो देखते हैं। तो सबसे पहला कि
गनी ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। फिर यदि तालिबान से शांति वार्ता होती है तो उसका नेतृत्व अब्दुल्ला करेंगे। अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सामंजस्य उच्च परिषद का प्रमुख बनाया जाएगा। फिर अब्दुल्ला के दल के कुछ सदस्यों को गनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। फिर सामंजस्य परिषद अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों को देखेगी और उनका अनुमोदन करेगी। तो ये है समझौते की कुछ बातें जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच हुई। अब अमेरिका और तालिबान के बीच हाल ही में, शायद आप लोगों ने ये समाचार पढ़ा हो, 29 फरवरी 2020 को एक शांति समझौता भी हुआ था ना। अब इस समझौते के अनुसार अमेरिका और नाटो की सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ देना था। अब अमेरिका इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार आपस में वार्ता करें, किंतु गनी और अब्दुल्ला की प्रतिद्वंदता के कारण ऐसी वार्ता आरंभ नहीं हो पा रही थी। और ये भी एक कारण है कि आखिरकार दोनों एक समझौते पर पहुंचे। अब इस समझौते का भारत के लिए क्या महत्व है? तो सबसे पहले भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है। उसने आश्वासन दिया है कि स्थायी शांति और स्थिरता लाने का प्रयास किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा किया जाए। तो भारत हमेशा ही आतंकवाद को खत्म करने और शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। अफगानिस्तान मध्य एशिया के तेल एवं खनिजों से समृद्ध देशों तक पहुंचने का मार्ग है, तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर पिछले 5 वर्षों में भारत ने विदेशों में जो सहायता भेजी है उसका दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी अफगानिस्तान हो गया है। तो पिछले 5 वर्षों में जितनी सहायता भेजी भारत ने, सबसे ज्यादा उसने अफगानिस्तान को भेजी है। तो ये था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का शक्ति विभाजन समझौता। फिर है कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। अभी यह हाल ही में ही हुआ है। अब रेटिंग से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य, ठीक है। इस सर्वेक्षण में कुछ 1.19 करोड़ नागरिकों की प्रतिक्रिया ली गई है, ठीक है। कुल 141 शहरों की रेटिंग हुई है और इनमें 6 को 5 स्टार, 65 को 3 स्टार और 70 को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। तो ये कौन कौन से देश है, ये हम कौन कौन से शहर है, ये हम देखेंगे। इस रेटिंग के लिए नागरिकों की प्रतिक्रिया ली गई, संग्रहित छाया चित्रों का मूल्यांकन किया गया, अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का निरीक्षण भी हुआ है। अब देखते हैं किन शहरों को क्या रेटिंग मिली है। तो जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है वो है छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, गुजरात में राजकोट, कर्नाटक में मैसूर, मध्य प्रदेश में इंदौर और महाराष्ट्र में नवी मुंबई। तो ये 5 तो आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर जिन शहरों को 3 स्टार रेटिंग मिली है वो है हरियाणा में करनाल, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश में तिरुपति और विजयवाड़ा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर और गुजरात में अहमदाबाद। इन्हें 3 स्टार रेटिंग मिली है। फिर आता है 1 स्टार रेटिंग किसे मिली, जो सबसे कम हुआ, वो मिली है दिल्ली, छावनी, रोहतक, हरियाणा में ग्वालियर, वडोदरा और भावनगर। इनको मिली है 1 स्टार रेटिंग। तो ये था कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की उनमें कचरा नहीं है। अब कोविड-19 संकट के कारण सफाई और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है, इसलिए ये सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इनकी रेटिंग की गई है ताकि और क्षेत्र भी और शहर भी इससे उत्साहित हो और अपना शहर साफ करने के लिए काम करें। फिर आखिरी है बाघों की निगरानी तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित तडोबा अंधेरी व्याघ्र आश्रयणी में कितने शिकारी पशु हैं उसका आकलन किया गया। तो कितने शिकारी पशु हैं उसका आकलन हुआ। अब 1727 वर्ग किलोमीटर में फैली इस आश्रयणी में 2019 में 115 बाघ
बाघ और 191 तेंदुए थे। तो इतने बाघ और तेंदुए थे। अब इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है, पहले वो देखते हैं। तो 2018 की तुलना में बाघों की संख्या बढ़ी है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब परंतु उनका आबादी की दृष्टि से घनत्व हुआ है, ठीक है। आबादी की सृष्टि में अगर हम किलोमीटर के पैमाने से देखें तो उनकी आबादी घटी है। अब 2019 के सर्वेक्षण में अधिक बड़े क्षेत्र को लिया गया, 2019 में और बड़े क्षेत्र को लिया गया है। पूरे चंद्रपुर जिले में 200 से अधिक बाघ है और महाराष्ट्र के कुल भागों में 2/3 बाघ इसी जिले में रहते हैं। तो जितने महाराष्ट्र में उसे 2/3 तो चंद्रपुर जिले में ही रहते हैं। अब पढ़ते हैं टडोबा अंधेरी व्याघ्र आश्रयणी। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान को टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तो क्या याद रखना है, ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है। अब जो टडोबा शब्द है ना, ये भगवान टडोबा या तारू के नाम से लिया गया है, जिनकी प्रशंसा इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 आश्रयणियां आती हैं, जिसमें टडोबा आश्रयणी का विस्तार चिमूर पहाड़ियों में है, जबकि अंधेरी आश्रयणी मोहरली कोलसर श्रेणियों में फैली हुई है। तो ये था टडोबा अंधेरी व्याघ्र आश्रयणी के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या है, जो बाघों की संख्या वो बढ़ी है 2018 की तुलना में, तो ये याद रखना। और कहाँ पे है टडोबा अंधेरी व्याघ्र आश्रयणी, ये है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, ठीक है। तो ये था आज के लिए बस। मिलते हैं अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल पे, और बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।